किसान भाइयों नमस्कार। कृषि संस्कृति चैनल में आपका एक बार फिर से स्वागत है। पिछले कई दिनों से मुझसे लोग पूछ रहे थे कि ये परंपरागत कृषि की हकीकत क्या है। तो वर्तमान में लोग परंपरागत कृषि को जैविक कृषि के नाम से जानते हैं और जैविक कृषि में भी और जैविक कृषि, परंपरागत कृषि और बहुत सारे लोग इस कृषि को प्रमोट कर रहे हैं। कोई वर्मी कंपोस्ट, जैविक कृषि का जैसे ही नाम आता है तो कोई वर्मी कंपोस्ट का नाम लेता है, कोई रसायनों को बंद कर दो तो उसको जैविक कृषि कहते हैं, कोई कहता है कि नहीं जैविक उर्वरकों का प्रयोग करना जैविक कृषि है। यानी कि बहुत भ्रांतियां हैं और किसान असमंजस में है कि क्या करें क्या न करें। क्योंकि 50-60 साल से वो जो कृषि करता चला आ रहा है उसमें वो रम गया है। बेशक उसको घाटे हो रहे हैं, वो आत्महत्या की ओर भी अग्रसर हो रहा है, लेकिन फिर भी जो आत्महत्या अभी जिसने नहीं की है वो इस परंपरागत कृषि को समझ नहीं पा रहा है। तो आज मेरे मन में आया कि ज़रा इसको क्लियर करूं कि ये परंपरागत कृषि है क्या। तो परंपरागत कृषि को हम प्राकृतिक कृषि भी कहते हैं। तो यहाँ मैंने लिखा है प्राकृतिक यानी प्रकृति, प्राकृतिक खेती। प्राकृतिक खेती को मैं दो भागों में तोड़ूं, एक शब्द प्राकृतिक अलग करूं और खेती अलग करूं। तो खेती का मतलब अभी तक जो लोग समझ रहे हैं कि फसल उत्पादन। देश में अधिकांश किसान चना, मटर, मसूर, धान, गेहूं, गन्ना, आलू जो फसल उगाता है अपनी ज़मीन में उसको खेती कहता है। उसके खेत में पेड़ नहीं है, उसके घर में पशु नहीं है और फिर भी वो कहता है मैं खेती करता हूँ। मित्र, जो किसान केवल फसलों का उत्पादन करता है वो खेती नहीं करता, वो फसल उत्पादन का काम करता है। वो फसल उगाता है, वो खेती नहीं करता। खेती का मतलब संपूर्ण कृषि है। कौन सी कृषि? सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। यानी कि प्रकृति की प्रत्येक जीव जगत की इकाई का पेट भरे, प्रत्येक जीव जगत की इकाई स्वस्थ, सुखी, निरोगी बनी रहे। जबकि केवल फसल उगाने में क्या है कि फसल, वनस्पतियों में केवल फसल। खेती का मतलब ये है फसल का उत्पादन भी करना है, फलों का उत्पादन भी करना है, चारा उत्पादन भी करना है, सब्जी उत्पादन भी करना है, दुग्ध उत्पादन भी करना है, मांस उत्पादन भी करना है। और फसल में खाद्यान्न की भी फसलें लेनी हैं, खाद्यान्न की भी फसलें लेनी हैं, तिलहन की भी फसलें लेनी हैं। यानी मिक्स क्रॉपिंग, मिश्रित खेती। खेती का तो मतलब ये हुआ। अब जो किसान अपने खेत में खरीफ में केवल धान बोता है और रबी में केवल गेहूं बोता है तो वो फसलों का उत्पादन भी पूर्ण रूप से नहीं जानता। क्योंकि कृषि की एक परिभाषा है कि भूमि एवं जलवायु का ऐसा प्रबंधन कि किसान के जितनी भी ज़रूरतें हैं वो ज़रूरतें पूरी हो जाएं और भूमि एवं प्रकृति की किसी इकाई पर कोई प्रतिकूल प्रभाव ना पड़ने पाए, ये खेती है। तो हमें किसान को क्या क्या ज़रूरतें हैं? उसको रोटी खानी है तो गेहूं चाहिए, दाल खानी है तो चना, मटर, उर्द, मूंग चाहिए,
तेल खाना है तो सरसों, तिल, बिजरी चाहिए, और फल भी चाहिए, और सब्जी भी चाहिए, और चूंकि दूध खाना है तो उसको दुधारू पशु भी चाहिए। ये खेती है। किसान अपने परिवार की जरूरतों को ध्यान में रख करके फसलों का वह उत्पादन करे जिससे उसकी सभी जरूरतें पूरी हो जाएं। लेकिन ये ध्यान रखे कि प्रकृति की किसी भी इकाई को कोई प्रतिकूल प्रभाव ना पड़े, यानी प्रकृति को कोई क्षति ना होने पाए। ये प्राकृतिक कृषि है। तो खेती का मतलब है फसल उत्पादन, फल उत्पादन, चारा उत्पादन, सब्जी उत्पादन, दुग्ध उत्पादन। अब जब हम प्रकृति की बात करते हैं तो प्रकृति में खेती, जब हम फसल बोएंगे तो कहाँ बोएंगे? भूमि में बोएंगे। तो भूमि की उर्वरता का ख्याल रखना, जैसा कि मैंने बताया कि प्रकृति की किसी भी व्यवस्था पर कोई प्रतिकूल प्रभाव न पड़ने पाए। तो भूमि की उर्वरता को बनाए रखना, सतही जल एवं भूगर्भ जल को बचाए रखना, जंगल यानी फॉरेस्ट एरिया को बचाए रखना, जीव जंतु की अनेकानेक प्रकार, अनेकानेक इकाइयाँ जिसमें जलचर हैं, थलचर हैं, नभचर हैं, केंचुआ है, मेंढक है, तितली है, मधुमक्खी है, पक्षी हैं, इन सब का संवर्धन करना, इनको नष्ट होने से बचाना, प्रकृति का संपूर्ण वैभव सलामत रहे और फिर मेरी सभी जरूरतें पूरी होती रहे। अभी हुआ क्या है मित्रों, पिछले रासायनिक और मैकेनाइजेशन के युग में कि भूमि बच गई, बंजर है, सतही जल और भूगर्भ जल बिल्कुल लुट गया, जंगल खत्म हो गए और जीव जंतु कोई बचे नहीं। अभी की खेती में क्या है, भूमि बची है, वो भी बंजर होने की कगार पर है। खेत के आसपास गांव में कोई जलाशय नहीं है और भूगर्भ जल का स्तर जो 30-40 फुट पर होता था वो 100 से 200-300 फुट पहुंच गया। और इधर क्या किया, कोई किसान तो केवल मतलब धान गेहूं कर रहा है, कोई किसान केवल फलों का उत्पादन कर रहा है, कोई केवल और केवल सब्जी का उत्पादन कर रहा है, और दुग्ध उत्पादन का जो व्यवसाय था, ये व्यवसाय वो गांव से उठ करके शहर में आ गया। अब हम आपको ऐसे समझाएं कि आज की तारीख में हम रसायन और मैकेनाइज फार्मिंग कर रहे हैं, यानी कि ट्रैक्टर आधारित कृषि है, न गाय है, न बैल है, न भैंस है, न बकरी है, न गोबर के खाद का गड्ढा है, न हरी खाद से कोई लेना देना है, न भूमि की उर्वरता से कोई लेना देना है, न सरफेस वाटर से कोई लेना देना है, और न भूगर्भ जल के दोहन से कोई लेना देना है। जितना निकाल सकते हो निकाल लो। ऐसी स्थिति में हो क्या रहा है कि किसान, जो हमारे देश का किसान है, जितना भी देश का किसान है, रोज अखबार में आप पढ़ते हैं, सुनते हैं कि देश में इतने लोग, इतने किसान आत्महत्या करते हैं। 1950 से 1960 के दशक में आपको ऐसा कोई एक घटना नहीं मिलेगी कि किसान ने खेती में घाटा हो जाने की वजह से आत्महत्या की। यानी कि यहां पर किसान आत्महत्या नहीं करते थे। और आज 2020-21 इस समय, मतलब ये आत्महत्या का सिलसिला तो वर्ष 2004-5 से शुरू हुआ था। आज तकरीबन 70-80 हजार किसान देश के प्रतिवर्ष आत्महत्या करते हैं।
बावजूद इसके बहुत सारे लोग इस परंपरागत कृषि को, प्राकृतिक खेती को मजाक समझते हैं। और वो क्या कहते हैं, 1950 में हो तो रही थी प्राकृतिक खेती, जब लोग भूखों मरते थे। यानी हमारे सारे के सारे पैरामीटर, सारे के सारे अध्ययन, सारी की सारी रिसर्च 1950 को लेकर के हम अपनी प्रोग्रेस दिखाते हैं। हम 1000 वर्ष पुराना, 1000 वर्ष पूर्व जो भारत की कृषि थी, समृद्धशाली कृषि, उसकी बात नहीं करते। 1000 वर्ष हमारा देश गुलाम रहा, मुगलों का, अंग्रेजों का। उसके बाद मेरी खेती छिन्न भिन्न हो गई। और वो जो आज़ाद जब हुए तो मैंने कौन सा डाटा लिया, 1947-50 का। और उसके तुलना में मैं आज कहता हूं कि मैंने बहुत प्रोग्रेस की, कोई संदेह नहीं है। कोई संदेह नहीं है कि 1950-60 के दशक में मेरे देश में 50 मिलियन टन खाद्यान्न का उत्पादन होता था। और आज 2021-22 चल रहा है, इस समय 270 मिलियन टन खाद्यान्न का उत्पादन होने लगा, इसमें कोई संदेह नहीं। लेकिन जब हम प्रकृति के परिवेश की बात करते हैं, प्राकृतिक संसाधनों की बात करते हैं, तो मुझको ये स्पष्ट दिखाई देता है कि अगर मैं इस रासायनिक और मैकेनाइज्ड फार्मिंग को सही समझ रहा हूं और इसको मैं सत्य साबित करने में डटा रहा, तो 20 साल से ज़्यादा का समय है ही नहीं। क्योंकि एक जो मैंने बताया कि 1950-60 के दशक में कोई किसान आत्महत्या नहीं करता था, लेकिन सन 2021-22 में होते होते 1 लाख, ये डाटा है, 1 लाख किसान आत्महत्या करने लगे हैं, क्योंकि खेती में घाटा हो गया। आज की तारीख में नीतियों को, वैज्ञानिकों को, कृषि से रिलेटेड हर व्यक्ति को केवल चिंतन ये करना है कि 1 लाख किसान देश का आत्महत्या क्यों करता है, वजह क्या है। तो वजह क्या निकल के आएगी, वजह केवल निकल के आएगी कि साहब 1-2 एकड़ का किसान, असिंचित क्षेत्र का किसान, जो खरीफ में तिल, उर्द, मूंग, ज्वार या बाजरा की खेती करता है और ट्रैक्टर से खेती, किराए के ट्रैक्टर से खेती कराता है, फिर वो उस खेत में जौ, चना, मटर बोता है, असिंचित एरिया है, उसकी उपज कितनी हुई, बाजार में उसका मूल्य कितना मिला, और खेती में खर्चे क्या क्या हुए। तो आज हर फसल में तो मैं रासायनिक उर्वरकों की संस्तुति करता हूं, हर फसल में खरपतवार नाशी रसायन के उपयोग की बात करता हूं, हर फसल में बीमारी और कीटों से बचने के लिए फसल सुरक्षा रसायनों की भी सलाह देता हूं। किराए के ट्रैक्टर से उसको जुताई करानी है, किराए के ट्रैक्टर से मड़ाई करानी है, किराए के ट्रैक्टर से उस उपज को मंडी तक ले जाना है, और ये रासायनिक उर्वरक और फसल सुरक्षा रसायन ऊपर से। और रबी की फसल में जो उसने बोई है, चना, मटर, मसूर और जौ, जो कुछ भी बोया है, क्योंकि उसके पास अपना निजी सिंचाई का साधन नहीं, तो किराए का पानी है, बड़े बड़े बच्चे हैं, कई प्रकार की उनकी डिमांड है। एक लाचार मजबूर बाप जब अपने बच्चों की ख्वाहिश नहीं पूरी कर पाता तो क्या करता है, उसके पास आत्महत्या के अलावा विकल्प है क्या, डकैती डाल नहीं सकता, राहजनी चोरी चमारी कर नहीं सकता। तो देखा जाए तो ये जो अधिक लागत की कृषि है, मैकेनाइज्ड फार्मिंग है, जो ये रासायनिक कृषि है, इसका कारण है कि लोग आत्महत्या करते हैं। तो वर्तमान में जो परंपरागत कृषि और प्राकृतिक कृषि है, उसकी ओर लौटना तो हमको है। और अगर आज हम नहीं लौटे,
आज, मतलब अगर जल्दी से निर्णय नहीं लिया कि मुझे लौटना है, तो फिर ये मान लीजिए कि हमारी आने वाली पीढ़ियों को इसके परिणाम भोगने पड़ेंगे। आज क्या है, अगर किसी से कहा जाए आपको भोजन में स्वाद है, जो भी हम खाना खाते हैं किसी से पूछ लो, भोजन में स्वाद, तो कहेगा नहीं है। भोजन काहे के लिए खाते हैं? स्वस्थ रहने के लिए, मजबूत बनने के लिए। भोजन खा करके क्या हो रहे हैं? बीमार। आज किसी भी व्यक्ति से पूछो आप स्वस्थ हैं, तो कहेगा नहीं, हमको ये प्रॉब्लम है। ये बात कर रहा हूं मैं रासायनिक कृषि की। रासायनिक कृषि के दुष्परिणाम। नंबर 1 दुष्परिणाम हमने आपको लिखा कि भोजन में स्वाद नहीं है। दूसरा दुष्परिणाम है कि वैसा भोजन खा करके मैं बीमार हो रहा हूँ। तीसरा दुष्परिणाम ये है कि हमारी भूमि की उर्वरता कमजोर हो रही है। चौथी चीज है भूगर्भ जल का दोहन हो रहा है। पांचवी चीज है जैव विविधता नष्ट हो रही है। अब कल्पना करिए आप, जो लोग इस रासायनिक कृषि को सही ठहराते हैं, ऐसे बहुत से लोग हैं, क्योंकि उनकी अपनी अपनी दुकानें हैं। हमारी तो उम्र 56 साल है, अगर मुझे लगता है कि 15 साल ये दुनिया और चल जाएगी, 15 साल हम और खा पी सकते हैं और फिर हम यहाँ से निकल लेंगे, तो प्रश्न ये है कि मेरी संतानें क्या करेंगे। जब अभी का सिनेरियो ये है कि ज़मीन में 1% ह्यूमस होना चाहिए और 0.3% बचा, सतही जल के भंडार 5% होने चाहिए, 0.5% बचे, फॉरेस्ट एरिया 30% होना चाहिए और 7% बचा, भूगर्भ जल 30 फुट पर होना चाहिए और 300 फुट पर पहुंच गया। हमारी प्रकृति में तितली खत्म हो गई, मधुमक्खी खत्म हो गया, खेत का केंचुआ खत्म हो गया, नाना प्रकार की चिड़ियाँ खत्म हो गई। और इसका सबूत है कि कृषि वैज्ञानिक बायो फर्टिलाइजर डालने की सलाह देते हैं किसानों को कि जैविक उर्वरक डालिए। तो जैविक उर्वरक डालने की सलाह अपने आप में नहीं है, ये तो मानते ही हो कि जैविक मतलब सूक्ष्म जीव जमीन से नष्ट हो गए। तो मुद्दा अब एक और है कि एक तरफ मैं जैविक उर्वरक को भी प्रमोट कर रहा हूं, दूसरी तरफ फसल सुरक्षा रसायनों को भी प्रमोट कर रहा हूं। किसान भाइयों से केवल निवेदन है, कुछ लोग तो ऐसे हैं जिन्हें आपकी खुशियां पसंद नहीं हैं। समाज में एक वर्ग है जिसको किसान की खुशियों से, प्रकृति की खुशियों से कोई लेना देना नहीं है। वो तो धन कमाएंगे और 9 2 11 हो जाएंगे। मुद्दा ये है कि मेरे देश की जो प्रकृति है, देश की जो जैव विविधता है, देश की जो जमीन है, देश का जो पानी है, और हमने जिन बच्चों को जन्म दिया उनका क्या, उनके बारे में कौन सोचेगा। कई लोग हमसे कह देते हैं कि ये जैविक कृषि और परंपरागत कृषि से फिर क्या होगा, फिर उत्पादन गिर जाएगा। कैसे गिर जाएगा? इतिहास गवाह है, महाभारत काल में आज से ज्यादा आबादी थी। और आपने किससे कहानियां सुने होंगे, कितनी कितनी बड़ी बड़ी खुराकें थीं। था क्या? देखिए, ये जो हमारी प्रकृति है, प्रकृति के पास इतने संसाधन है, यानी प्रकृति इतनी समृद्धशाली है।
अगर मैं प्रकृति के साथ मिलकर के खेती करूं तो मुझे कोई दिक्कत नहीं है। न रासायनिक उर्वरकों की ज़रूरत है, न फसल सुरक्षा रसायनों की ज़रूरत है। आपको एक एग्जाम्पल बताता हूँ। जैसे मैंने यहाँ लिखा कि 50-60 के दशक में कोई किसान आत्महत्या नहीं करता था। आज जो बड़े उम्र के लोग हैं वो 50-60 के दशक में मच्छर इतना नहीं काटते थे, क्योंकि मच्छर थे लेकिन मच्छर इतना आतंक नहीं फैलाते थे। आज क्या हुआ, मेंढक मर गया। मेंढक जो दिन भर मच्छरों को खाता था, रात दिन के उजाले में मच्छर हमेशा जो है पानी में जो नालियां हैं उनमें बैठता है और उनमें बहुत सारे मेंढक होते थे और मेंढक दिन भर मच्छर खाता था। मच्छर की पॉपुलेशन को कंट्रोल में रखता था, इसलिए मच्छरों का आतंक नहीं था। आज दलहनी फसलों में इल्ली लगती है और इल्ली के लिए वैज्ञानिक लोग कहते हैं बर्ड परिचर लगाइए। बर्ड परिचर का मतलब पक्षी को बैठने का ठिकाना बनाइए। प्रश्न ये है कि पक्षी होंगे तब ना बैठेंगे। पक्षी तो मैं मार चुका पहले, अब वो खेत में, चने के खेत में 2 डंडा गाड़ देने से पक्षी कहाँ से आ जाएगा? पक्षी कोई सपना देख रहा है क्या? तो हमें मालूम सब कुछ है, मालूम सब कुछ है, लेकिन फिर भी अपने निजी स्वार्थों की पूर्ति के लिए किसानों को बरगला रहा हूं। तो मुद्दा ये किसान भाइयों से, आप तो जागिए, क्योंकि लुटना आपको है। अगर 5 एकड़ जमीन की उर्वरा शक्ति कमजोर हो गई तो भी आप लौटे, आपका कमाई हुआ धन बाजार में गया तो भी आप लौटे। अन्नदाता किसान, उत्तम खेती, मध्यम बान, निश्चित चाकरी, भीख निदान। एक जमाना था कि खेती एक गौरव का विषय था और आज खेती लोग बेच देना चाहते हैं, खेती छोड़ देना चाहते हैं। कारण कि खेती में वास्तव में कोई फायदा छोटे किसान को नहीं है। अब कुछ बड़े किसान हैं जिनके पास ट्रैक्टर है, जिनके पास ट्यूबवेल है, जिनके पास संसाधन है, तो बहुत सारा पैसा तो उनको ट्रैक्टर की जुताई से मिल जाता है, ट्यूबवेल से पानी बेच करके मिल जाता है, वो अलग की बात है। लेकिन देश का जो छोटा किसान है वो कष्ट में है। तो मैं किसान भाइयों से अनुरोध करता हूँ कि प्राकृतिक खेती को समझिए। और प्राकृतिक खेती का मतलब है प्रकृति के साथ मिल करके खेती करना, जमीन की उर्वरता का ध्यान रखना, कई प्रकार की फसलें बोना, खेत की मेड़ पर पेड़ लगाना, अपने घर में 2-4-6 पशु पालना, ताकि इमरजेंसी में पेड़ आपका सहयोग कर सकें, मांस से कुछ आय हो सके, दूध से कुछ आय हो सके और आपके घर में रौनक बनी रहे। नमस्कार।